कल्पना कीजिए कि एक पुलिस स्टेशन में कोई एक बहुत ही गंभीर शिकायत दर्ज होती है। मतलब आरोप इतने संगीन है कि एक पूरा का पूरा परिवार जेल जा सकता है। पुलिस तुरंत सक्रिय हो जाती है, कानूनी मशीनरी अपना काम शुरू कर देती है। बिल्कुल। हाँ। लेकिन जब उस शिकायत के पन्नों पर ना घटना की तारीख देखी जाती है तो पता चलता है कि ये मामला 1 या 2 महीने पुराना नहीं है, बल्कि पूरे 7 साल पुराना है। बाप रे, 7 साल। जी हाँ, 7 साल की लंबी खामोशी। तो क्या 7 साल की इस गहरी चुप्पी के बाद जो अचानक से ये न्याय की पुकार उठी है, क्या वो वाकई सच्ची है या इसके पीछे कोई बहुत ही सोची समझी साजिश है? और देखिए, यही वो मोड़ आता है जहां हमारा कानून बहुत ही ज्यादा सतर्क हो जाता है। क्योंकि जब भी कोई ऐसा आपराधिक मामला अदालत में आता है ना, तो समय का बीतना सिर्फ कैलेंडर के पन्ने पलटना नहीं होता। सही बात है। समय के साथ होता क्या है कि सबूत मिट जाते हैं, गवाहों की यादें धुंधली हो जाती हैं, और सबसे अहम बात, शिकायत के पीछे का जो असली मकसद है ना, वो सीधा सवालों के घेरे में आ जाता है। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा में हम लोग इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। आज का हमारा ये जो विस्तृत विश्लेषण है वो सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ही हालिया फैसले पर केंद्रित है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। एकदम, जिसने भारतीय दंड संहिता मतलब आईपीसी की धारा 498A, जो पति या ससुराल पक्ष द्वारा की गई क्रूरता से जुड़ी है, उससे जुड़े मामलों में एक बहुत बड़ी लकीर खींच दी है। हम समझेंगे कि कैसे अत्यधिक देरी और गोलमोल बातें ना पूरे केस को जड़ से खत्म कर सकती हैं। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, पर आगे बढ़ने से पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आज के इस अंक में हम जिन भी कानूनी पहलुओं, तथ्यों या बारीकियों पर चर्चा कर रहे हैं, वो पूरी सामग्री और रिसर्च एडवोकेट मतलूब चंदेल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उरई, जिला जालौन, इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा तैयार की गई है। तो इस जटिल विषय को इतनी आसान भाषा में समझने का जो आधार है, वो उन्हीं की विस्तृत रिसर्च है। जी बिल्कुल। तो चलिए सीधे उस केस की तह में चलते हैं। मामला धारा 498A का था। अब जब भी ये धारा जहन में आती है तो अमूमन घरेलू हिंसा या दहेज प्रताड़ना की बात होती है। सही कहा। लेकिन इस विशिष्ट केस में जो सबसे बड़ा पेंच था ना, वो था 7 साल की देरी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर एफआईआर दर्ज कराने में इतनी लंबी देरी होती है और उसका कोई उम्दा ठोस कारण नहीं बताया जाता, तो ये पूरी शिकायत सीधे तौर पर संदेह के घेरे में आ जाती है। और इस बात को थोड़ा और गहराई से अगर समझें कि आखिर अदालत इस देरी को लेकर इतनी सख्त क्यों होती है। देखिए, आपराधिक कानूनों में एक बुनियादी सिद्धांत काम करता है। वो क्या है? वो ये कि जैसे ही कोई घटना घटे, उसकी रिपोर्ट तुरंत होनी चाहिए। तुरंत रिपोर्ट होने से होता यह है कि घटना का जो असली स्वरूप है, वो वैसा का वैसा ही पुलिस के सामने आता है। मतलब उसमें कुछ बनावटी बातें नहीं जुड़ पाती। बिल्कुल, उसमें किसी तरह की मिलावट या मनगढ़ंत बातों की गुंजाइश बहुत कम होती है। लेकिन जब 7 साल का लंबा वक्त बीत जाता है ना, तो कानून की नज़र में ये माना जाता है कि शिकायतकर्ता के पास सोचने, विचार करने और शायद तथ्यों को अपने हिसाब से गढ़ने का बहुत सारा समय था। अच्छा, मतलब अदालत ये मानकर चलती है कि इस बीच शायद किसी वकील से सलाह ली गई होगी या परिवार वालों ने मिलकर कोई कहानी तैयार कर ली होगी। एकदम सही। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बस देरी हो गई तो न्याय के दरवाजे बंद हो गए। फिर क्या आता है? यहाँ असली शब्द है अकारण देरी, मतलब बिना किसी वजह के हुई देरी। कोर्ट हमेशा ये पूछता है कि इन 7 सालों में ऐसा क्या हो रहा था जिसने पुलिस के पास जाने से रोक रखा था। जैसे कोई सामाजिक दबाव हो सकता है। बिल्कुल, क्या कोई सामाजिक दबाव था, या जान का कोई खतरा था, या फिर परिवारों के बीच कोई पंचायत या समझौते की कोशिश चल रही थी। अगर ऐसा कोई वाजिब कारण होता है ना, तो अदालत देरी को माफ भी कर देती है। लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, इस मामले में 7 साल तक कोई कुछ नहीं बोला, कोई कारण रिकॉर्ड पर नहीं था। अचानक से एक दिन एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो ये जो बिना वजह की खामोशी है, यही पूरी कहानी की विश्वसनीयता को खत्म कर देती है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही आम सी स्थिति की कल्पना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी दिन किसी की अपने पड़ोसी से तीखी बहस हो जाती है। हाँ, ये अक्सर होता है। तो उस दिन और उसके कुछ हफ्तों बाद तक उस बहस का एक एक शब्द याद रहता है कि किसने क्या कहा, कैसे कहा। लेकिन अगर उन 7 साल बाद उसी बहस पर चर्चा हो, तो क्या किसी को याद रहेगा? इंसान तो ये तक भूल जाता है कि बात शुरू किस बात पर हुई थी। एकदम सटीक उदाहरण है ये।
तो जब कानूनी रूप से कोई इतने सालों बाद आकर किसी गंभीर क्रूरता का आरोप लगाता है तो स्वाभाविक रूप से शक तो पैदा होगा ही ना। बिल्कुल सही कहा। और देखिए, अदालतें सिर्फ शक के आधार पर किसी की आज़ादी नहीं छीन सकती। जब एक आपराधिक केस चलता है तो उसमें बहुत ही पुख्ता सबूतों की जरूरत होती है। हाँ, वो क्रॉस एग्जामिनेशन भी तो होता है। जी अरियदागन, जब बचाव पक्ष का वकील शिकायतकर्ता से सवाल पूछता है और अगर घटना 7 साल पुरानी है तो गवाह तो हर सवाल के जवाब में यही कहेगा ना कि मुझे ठीक से याद नहीं। तो सच्चाई तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। बिल्कुल। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो अत्यधिक देरी है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। लेकिन चलिए एक पल के लिए हम ये मान भी लेते हैं कि कोर्ट 7 साल की इस देरी को नजरअंदाज कर देता, क्या इसके बाद ये केस टिक पाता? नहीं, शायद नहीं। क्योंकि यहीं पर इस मामले की दूसरी सबसे बड़ी खामी सामने आती है। जब उस शिकायत के पन्नों को पलटा गया ना तो पता चला कि मामला सिर्फ वक्त की सुइयों पर नहीं अटका था, बल्कि उसमें लिखी गई बातों में भी कोई दम नहीं था। बिल्कुल। और ये वो दूसरा पहलू है जो शायद देरी से भी ज्यादा खतरनाक साबित होता है, आरोपों की प्रकृति। हाँ, कानूनी भाषा में इसे जनरल एलिगेशंस या सामान्य आरोप कहते हैं। देखिए, किसी भी केस की बुनियाद जो है वो उसकी शिकायत होती है। FIR। जी, अगर शिकायत की ड्राफ्टिंग ही ऐसे बस हवा में की गई है तो उसके आधार पर जो जांच है वो कभी सही दिशा में जा ही नहीं सकती। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो दूसरी बड़ी बात पकड़ी ना वो यही थी कि आरोप पूरी तरह से अस्पष्ट और गोलमोल थे। हाँ, जो रिसर्च सामग्री है उसके अनुसार उस FIR में सिर्फ कुछ लाइनें लिखी थीं, जैसे मुझसे दहेज मांगा गया या मेरे साथ क्रूरता की गई। अब सुनने में तो ये बहुत गंभीर अपराध लगता है। बिल्कुल लगता है। लेकिन जब हम इसे कानूनी चश्मे से देखते हैं ना तो इसमें कोई स्पेसिफिक मतलब कोई विशिष्ट जानकारी थी ही नहीं। कोई डिटेल नहीं थी। हाँ, जैसे किस दिन दहेज मांगा गया, किस समय क्रूरता हुई, क्या कोई गवाह उस वक्त मौजूद था, कुछ भी नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त लहजे में कहा कि इस तरह के सामान्य और अस्पष्ट आरोप कानून की नजर में टिकने लायक ही नहीं है। एकदम सही। पर एक मिनट रुकिए, कानूनी तौर पर और कागजों के हिसाब से तो ये बात पूरी तरह सही लग रही है, लेकिन अगर हम इसे थोड़ा मानवीय और मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें। जी बताइए। मान लीजिए कोई व्यक्ति सालों तक किसी बहुत ही टॉक्सिक या जहरीले रिश्ते में फंसा हुआ है, वो रोज मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना झेल रहा है, एक अजीब से डर के साये में जी रहा है। ये बहुत ही डार्क रियलिटी है। तो क्या हम एक ऐसे ट्रॉमा से गुजर रहे इंसान से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो डायरी और पेन लेकर बैठे और हर घटना की तारीख, समय और जगह नोट करता रहे? मतलब मानसिक प्रताड़ना तो अक्सर ऐसी होती है ना जिसे शब्दों में पिरोना भी मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो क्या कोर्ट की ये मांग थोड़ी अमानवीय नहीं लगती कि पीड़ित इंसान एक एक दिन का हिसाब दे? देखिए, ये एक बहुत ही जायज और संवेदनशील सवाल है। और ये सच है कि कोर्ट कभी भी ये उम्मीद नहीं करता कि एक पीड़ित डायरी मेंटेन करे या हर छोटी बड़ी तकरार का रिकॉर्ड रखे। तो फिर क्या उम्मीद की जाती है? घरेलू हिंसा या मानसिक प्रताड़ना अक्सर 4 दीवारी के अंदर होती है, ये हम सब जानते हैं, जहां बाहर का कोई गवाह नहीं होता। लेकिन हमें यह समझना होगा कि एक आपराधिक ट्रायल आखिर काम कैसे करता है। मतलब न्याय प्रक्रिया के नजरिए से। हाँ। आपराधिक कानून का सबसे बड़ा उसूल क्या है? वो ये कि जब तक दोष साबित ना हो जाए व्यक्ति निर्दोष है। अगर आरोप सिर्फ इतना है कि इन्होंने पिछले 7 सालों में मुझे प्रताड़ित किया, तो जरा सोचिए कि बचाव पक्ष का वकील इसका बचाव कैसे करेगा। हाँ, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई इंसान अदालत में ये साबित कैसे कर सकता है कि उसने कुछ नहीं किया? आप किसी नेगेटिव चीज को साबित नहीं कर सकते ना। ये बात तो है। अगर आरोप का कोई सिर पैर ही ना हो तो बचाव का तो रास्ता ही बंद हो जाता है। बिल्कुल। अदालत ये नहीं कह रही कि 7 साल के हर दिन का हिसाब दो। अदालत बस ये कह रही है कि कोई 1, 2 या 3 तो ऐसी विशिष्ट घटनाएं होंगी ना जिन्होंने पुलिस के पास जाने पे मजबूर कर दिया। कोई तो ट्रिगर पॉइंट रहा होगा। हाँ, अगर कोई कहता है कि 15 जनवरी को मेरे साथ मारपीट हुई और मुझसे इतने लाख रुपए मांगे गए, तो यहाँ एक साफ आरोप है। अब बचाव पक्ष कह सकता है कि देखिए जज साहब, 15 जनवरी को तो मेरा क्लाइंट शहर में ही नहीं था, ये रही उसकी फ्लाइट की टिकट। अच्छा, तो विशिष्ट आरोप होने से दोनों पक्षों को फायदा होता है। बिल्कुल। विशिष्ट आरोप होने से पुलिस को भी जांच करने की एक दिशा मिलती है और आरोपी को खुद को बेगुनाह साबित करने का एक निष्पक्ष मौका मिलता है। अगर आरोप सिर्फ जनरल होंगे तो किसी भी इंसान को सिर्फ एक बयान के आधार पर जेल में डालना बहुत आसान हो जाएगा, जो कि न्याय के मूल सिद्धांत के ही खिलाफ है।
मतलब बात सिर्फ तारीखें याद रखने की नहीं है, बात यह है कि आरोपों में इतनी स्पष्टता होनी चाहिए कि उन पर कानूनी प्रक्रिया आगे तो बढ़ सके। एकदम सही पकड़ा आपने। अगर कोई सिर्फ ये कह दे कि मेरे साथ बुरा हुआ, तो पुलिस उसकी क्या जांच करेगी, वो किस आधार पर सबूत जुटाएगी, और यहीं से पूरी तस्वीर साफ होने लगती है ना। जी। जब आरोपों में इतनी अस्पष्टता हो और ऊपर से 7 साल की अकारण देरी हो, तो अदालत के सामने एक बहुत ही कड़वी सच्चाई आकर खड़ी हो जाती है। ये सिर्फ एक कमजोर केस नहीं रहता, बल्कि ये कानून के दुरुपयोग का एक क्लासिक उदाहरण बन जाता है। बिल्कुल। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। देखिए, धारा 498A को ना एक बहुत ही पवित्र उद्देश्य के साथ हमारे कानूनों में शामिल किया गया था। इसका मकसद उन महिलाओं को बचाना था जो वास्तव में दहेज के लालचियों और क्रूरता का शिकार हो रही थीं। जो असल में पीड़ित थीं। हाँ, लेकिन जब इस तरह के केस सामने आते हैं जहां सालों पुरानी बातों को बिना किसी ठोस सबूत और बिना किसी विशिष्ट जानकारी के अदालत में घसीटा जाता है, तो ये साफ हो जाता है कि कानून का इस्तेमाल न्याय के लिए नहीं हो रहा है। तो फिर किस लिए हो रहा है? वो आपसी रंजिश निकालने के लिए हो रहा है, एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कल्पना कीजिए किसी बड़ी बिल्डिंग में लगा एक फायर अलार्म है। अच्छा। ये अलार्म इसलिए लगाया गया है ताकि जब सच में आग लगे तो तुरंत सायरन बजे, लोग सुरक्षित बाहर निकलें और फायर ब्रिगेड आकर जानमाल बचा ले। मतलब ये एक जीवन रक्षक उपकरण है। बिल्कुल, सुरक्षा के लिए है। लेकिन क्या हो अगर बिल्डिंग के लोग अपनी निजी बहस या आपसी दुश्मनी निकालने के लिए बार बार उस फायर अलार्म को खींचने लगे? बाप रे, तब तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। इस स्थिति में 2 बहुत ही खतरनाक चीजें होंगी। पहली तो ये कि पूरी बिल्डिंग में बिना वजह अफरा तफरी मचेगी, जो निर्दोष लोग हैं वो परेशान होंगे। हाँ। और दूसरी, जो कि ज्यादा डरावनी है, फायर ब्रिगेड वाले उस अलार्म को गंभीरता से लेना ही बंद कर देंगे। उन्हें लगेगा कि यार ये तो फिर से कोई फर्जी कॉल है। एकदम सही। और धारा 498A के दुरुपयोग के साथ ठीक यही हो रहा है ना जी। जब इस कानूनी फायर अलार्म को बिना वजह बस आपसी मतभेद सुलझाने या दबाव बनाने के लिए खींचा जाता है, तो जो असली पीड़ित है उसकी आवाज भी कहीं दबकर रह जाती है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में इसी बात पर गहरी चिंता जताई है। अक्सर देखा जाता है कि जब 498A की शिकायत दर्ज होती है तो उसमें पति के साथ साथ उसके पूरे परिवार का नाम डाल दिया जाता है। हाँ, बूढ़े सास ससुर हो या दूर शहर में रहने वाली ननद हो, हाँ, या कहीं पढ़ाई कर रहा देवर हो, हाँ, सबका नाम एक साथ डाल दिया जाता है, वही जनरल आरोप लगाकर। और इसका जो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव उस परिवार पर पड़ता है वो तो बहुत ही भयंकर होता होगा। उसकी कल्पना करना भी सिहरन पैदा करता है। ऐसे लोग जिनका शायद उस विवाद से कोई सीधा लेना देना भी नहीं था, उन्हें सालों तक थानों और अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं। उनके करियर बर्बाद हो जाते हैं। बिल्कुल, समाज में बदनामी होती है। एक आपराधिक मामले की जो तलवार है वो सालों तक उनके सिर पे लटकती रहती है। इसीलिए अदालत को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से देखना पड़ता है कि क्या इस मामले में आगे जांच की कोई गुंजाइश है भी या नहीं। यही वजह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के सभी पहलुओं को एक साथ रखकर देखा, मतलब वो 7 साल का एक बहुत लंबा समय जिसमें देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं था जी, और एफआईआर के वो पन्ने जिनमें किसी घटना का कोई विशिष्ट विवरण नहीं था, सिर्फ गोलमोल बातें थीं, तो कोर्ट ने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए इस केस को ही क्वैश यानी रद्द कर दिया। बिल्कुल रद्द कर दिया। कोर्ट ने साफ कह दिया कि ये केस आगे चलाने लायक है ही नहीं। और क्वैश करने का मतलब ही यह है कि अदालत इस नतीजे पर पहुंच गई है कि अगर इस केस को ट्रायल के लिए निचली अदालत में भेजा गया तो ये न्यायिक प्रक्रिया का और उन निर्दोष लोगों के समय का सिर्फ एक दुरुपयोग होगा। मतलब उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अंत में नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि बुनियादी एकदम खोखली है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही कड़ा संदेश दिया है कि न्याय का मतलब सिर्फ सजा देना नहीं होता है। तो क्या होता है? न्याय का मतलब निर्दोषों को उस सजा से बचाना भी है जिसके वे हकदार नहीं है। बहुत खूब कहा आपने। तो अगर हम आज के इस पूरी गहरी चर्चा और विश्लेषण के धागों को एक साथ समेटें तो कानून के काम करने के तरीके की एक बहुत ही साफ तस्वीर हमारे सामने आती है। जी बिल्कुल। पहली बात तो ये कि वक्त बहुत कुछ बदल देता है। आपराधिक मामलों में, खासकर उन मामलों में जहां रिश्ते शामिल हों, अगर शिकायत करने में सालों लग रहे हैं और उस खामोशी की कोई ठोस वजह नहीं बताई जा रही है, तो कानून उस पर शक करेगा ही करेगा। एकदम सही। और दूसरी बात कि हवाई बातों से अदालतें नहीं चलती। सिर्फ ये कह देना कि क्रूरता हुई काफी नहीं है, बताना होगा कि कब हुई, क्या हुई और कैसे हुई। हाँ, वो जो विशिष्टता या स्पेसिफिसिटी है ना, वही किसी भी आपराधिक केस की रीढ़ की हड्डी होती है। और तीसरी सबसे व्यापक बात ये कि हर कानून जो किसी की सुरक्षा के लिए बनाया गया है उसे बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जब हम कानूनों का दुरुपयोग करते हैं
तो हम सिर्फ सामने वाले का नुकसान नहीं कर रहे होते हैं, हाँ, बल्कि हम उस पूरी व्यवस्था को कमजोर कर रहे होते हैं जिस पर यह समाज टिका हुआ है। अदालतें इसी संतुलन को बनाए रखने का काम करती हैं। और ये संतुलन बनाए रखना यकीनन एक बहुत ही मुश्किल काम है। एक तरफ वो पीड़ित है जो न्याय मांग रहा है, और दूसरी तरफ वो आरोपी है जिसकी स्वतंत्रता दांव पर लगी है। सही बात है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार मेरे दिमाग में बार बार दस्तक दे रहा है जो शायद इस कानूनी बहस से भी एक कदम आगे का है। वो क्या? हमने ये तो समझ लिया कि अगर 7 साल बाद बिना ठोस सबूत या विशिष्ट जानकारी के अदालत का दरवाजा खटखटाया जाए तो अदालत उसे शक की नजर से देखेगी और केस रद्द कर देगी। जो कि कानूनी रूप से बिल्कुल सही है। हाँ, लेकिन जमीनी हकीकत ये भी तो है ना कि हमारे समाज में आज भी घरेलू हिंसा या प्रताड़ना के मामलों में लोग तुरंत पुलिस के पास नहीं जाते। ये तो है। कभी समाज का डर होता है, कभी परिवार टूटने का डर, तो कभी इस उम्मीद में रुक जाते हैं कि शायद कल सब ठीक हो जाएगा, और इसी चक्कर में साल दर साल बीत जाते हैं। बहुत कड़वी सच्चाई है ये। तो सवाल ये है कि अगर कानूनी ढांचा देरी और अस्पष्टता को स्वीकार नहीं कर सकता, तो क्या एक समाज के रूप में हमें कोई ऐसा अलग तंत्र विकसित करने की जरूरत नहीं है? कैसा तंत्र? कोई ऐसा सुरक्षित और संवेदनशील सिस्टम जहां शुरुआती दौर में ही बिना पुलिस या कचहरी के भारी भरकम डर के कोई पीड़ित अपनी बात सुरक्षित तरीके से दर्ज करा सके। अच्छा, ताकि एक रिकॉर्ड बन जाए। बिल्कुल, ताकि कल को अगर पानी सिर से ऊपर चला जाए तो उसके पास ये साबित करने के लिए कुछ तो हो कि ये प्रताड़ना आज की नहीं है बल्कि सालों से चल रही है। बहुत गहरी बात कही आपने। ताकि उसे न्याय के लिए उस दीवार से न टकराना पड़े जहां उसके 7 साल के दर्द को सिर्फ एक अकारण देरी मानकर खारिज कर दिया जाए। सही बात है। इस बारे में तो सच में गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। के लिए और कानून के इन गहरे पन्नों को हमारे साथ पलटने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल। समाज, कानून और न्याय की इन बारीक कड़ियों को समझने का हमारा ये सफर आगे भी जारी रहेगा। सोचते रहिए और सवाल पूछते रहिए।